हेलो बच्चा लोग, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू रामबाण सीरीज लीगल एप्टीट्यूड. दिस टाइम इट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. नाउ फ्रेंड्स, अगेन लास्ट वीडियो की तरह आई होप यू हैव सीन द लास्ट वीडियो, राइट? एंड हर एक वीडियो देखना है बिकॉज रामबाण में सिर्फ क्या होता है, काम की बात है ना. तो फ्रेंड्स, यहां पे इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगेन वी आर कम अप विथ फ्यू टॉपिक्स, यस, जो एग्जाम में आया है. मतलब ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, समथिंग विच यू कांट अफोर्ड टू मिस. चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. द फर्स्ट टॉपिक इज फ्री कंसेंट. यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्री कंसेंट आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, राइट? लेकिन बच्चा लोग, ये क्यों रामबाण सीरीज में ऐड किया गया है? बिकॉज ये काफी बार एग्जाम में आया है. चलो रिवाइज करते हैं इसको, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना. फ्रेंड्स, एक बार पता है क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, दोस्त है, उसका नाम है अंकित भाई. अभी अंकित भाई मतलब पता है कौन? रिच गाय, मतलब अमीर लोग होते हैं ना, अमीर लोग, बंगलो वाले लोग, हाँ वो. तो उनका क्या, बंगलो में ऐसा चिमनी विमनी, ऐसा एकदम रिच क्राउड, समझ रहे हो आप? चाय नहीं पीते, कॉफी पीते हैं. तो मैं उनके घर पे गया, ठीक है. अभी मेरा क्या था ना, पता है, मेरा एक मतलब प्लान था, ऐसे ही मैं नहीं जाता, मैं मतलब अमीर लोग के घर पे ही जाता हूँ, ठीक है. तो मेरा एक प्लान था, मैं उनके घर पे चला गया, हम बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे, देश विदेश की बातें कर रहे थे, देश का क्या होगा, ऐसा ऐसा हमारी लेवल की बात हो रही थी, ठीक है. लेकिन आई वॉज देयर विद अ प्लान, चाय वाय नहीं पीना, वो क्या प्लान था एक. तो अचानक चाय पीते पीते मैंने क्या किया, मैंने मेरे बैग से क्या कर दिया, एक चक्कू निकाल दिया. हाँ, मैंने चक्कू निकाल के एक अग्रीमेंट पेपर टेबल पे रख दिया और मैंने बोला, अंकित भाई साइन करो वरना 1/2 कर देगा, साइन करो वरना 1/2 कर देगा. सर लिखा क्या था अग्रीमेंट पे? अग्रीमेंट पे लिखा था कि मैं मेरे होशो आवास में मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी मीत सर के नाम ट्रांसफर करता हूं, ऐसा लिखा था, ठीक है. तो अब गले पे चक्कू है, बोला साइन कर वरना 1/2 कर देगा. तो फ्रेंड्स आप बताओ, साइन करेगा अंकित भाई कि नहीं करेगा? अंकित भाई को साइन करना पड़ेगा. क्यों क्यों क्यों? गले पे हथियार है. समझ में आ रही है बात? तो आपको पता है क्या हुआ, अंकित भाई ने फटाफट साइन कर दिया. यस, नाउ यू टेल मी, अंकित भाई ने साइन किया, ठीक है, क्या साइन करके उन्होंने उस अग्रीमेंट पे अपना कंसेंट दिया कि नहीं दिया? कंसेंट दिया कि नहीं दिया? बोल बोल बोल, वरना तेरे को 1/2 कर देगा. बोल, कंसेंट दिया, कमेंट्स में बोलो, कंसेंट दिया कि नहीं दिया? कंसेंट दिया, कंसेंट तो दिया, लेकिन क्या उन्होंने ये कंसेंट फ्रीली दिया, अपने मर्जी से साइन किया? तो आंसर इज नो, करेक्ट. तो मेरे को बताओ, ये जो अग्रीमेंट पेपर्स हमने अभी अभी साइन किए, ये जो अभी अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ? अंकित भाई के साथ, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? तो आंसर इज नो. क्यों क्यों नो? बिकॉज साइन किस वजह से हुआ है? सी, अंकित भाई गेव हिज कंसेंट, बट क्या वो कंसेंट फ्री कंसेंट था? क्या उन्होंने कंसेंट अपने मर्जी से दिया? तो आंसर इज नो. क्योंकि फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ओनली कंसेंट इज नॉट इनफ. सिर्फ कंसेंट इनफ नहीं होता. कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए. मतलब पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए वो पर्सन को क्या देना जरूरी है? अपना कंसेंट फ्रीली देना जरूरी है. बिकॉज फ्री कंसेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसेंट दिया है वो अपनी मर्जी से दिया है, राइट? समझ में आ रही है बात? इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है. अभी फ्री कंसेंट में ना 5 पॉइंट्स है, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज कोएरिजन. कोएरिजन का मतलब क्या होता है? कोएरिजन का मतलब होता है किसी पार्टी को फोर्स करना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए. कैसे? बाय गिविंग थ्रेट. जो अभी अभी मैंने एग्जांपल लिया अंकित भाई का, क्या मैंने अंकित भाई को थ्रेट दिया? थ्रेट, डराया धमकाया? हाँ. डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोला? हाँ. तो व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स, क्या ये फ्री कंसेंट था? नहीं था, यहां पे सिर्फ कंसेंट था. तो ये जो सिचुएशन मैंने डिस्कस की वो क्या थी? वो कोएरिजन का एग्जांपल था. डरा धमका कर क्या करना? साइन करना. आप जब भी एमसीक्यू में थ्रेट देखोगे ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्रेट, थ्रेट देखकर डरा धमका कर क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट करवाया है. इवन आपको पता है थ्रेट टू सुसाइड, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं, एक बार पता क्या हुआ, एक बार ना मैं और है ना मेरी वाइफ, हमें ना ऐसे बालकनी में बैठे थे, हम चाय पी रहे थे,
ठीक है, हम चाय पी रहे थे एंड हम लोग चाय और खारी खा रहे थे। हम लोग वो क्रॉसॉक वाले लोग नहीं, हम चाय खारी, समझ रहे हैं? हाँ, कुछ अमीर लोग देख रहे हो, लोग क्रॉसॉक खाते हैं, हम लोग चाय खारी। हाँ, तो अभी हुआ क्या पता है आपको, हम लोग चाय में पी रहे थे, मैं और मेरी वाइफ, तो अचानक मेरी वाइफ ने मुझे बोला, पता है क्या बोला, कि मीत ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो हमारा घर है, तुम्हारी ये प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम कर दो वरना मैं यहां से कूद जाऊंगी। वो ऊपर से बोल रही कूद जाएगी। क्या लगता है आपको, आप क्या करोगे? चलो बताओ। मेरे को पता तुम बोल रहे हो कूद जा, है ना? आप यही बोल रहे हो, कमेंट में भी यही बोल रहे हो, मेरे को मालूम है। लेकिन सुनना, सच में ऐसा हुआ तो क्या करेगा? अच्छा, क्या ये कोएर्जन है, पहले मेरे को ये बताओ। तो आंसर इज यस। अगर ऐसा कोई एमसीक्यू आपको दिखता है तो भी इट इज व्हाट? कोएर्जन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि थ्रेट टू सुसाइड इज ऑल्सो अ कोएर्जन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है कोएर्जन वाले, ये क्या लगता है आपको, इन सब में हम हमारा कंसेंट तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ये कंसेंट फ्री कंसेंट है? तो आंसर इज नो, राइट? तो कोएर्जन से किए हुए कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड होते हैं? तो आंसर इज नो। वॉइड होते हैं? नो, ये होते हैं वॉइडेबल। क्या होते हैं? वॉइडेबल होते हैं। सच कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बोलोगे ये वॉइडेबल क्या होता है? मतलब फ्रेंड्स ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना कोएर्जन वाला, ये ना तो वैलिड है ना तो वॉइड है। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया, मैंने अंकित भाई के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया कोएर्जन वाला, राइट, ये जो मैंने आपको वाइफ वाला एग्जांपल दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट अगर कर दिया तो इट इज वॉइडेबल। मतलब इट मे बी वैलिड, इट मे बी वॉइड। वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। यस, मतलब सर समझा नहीं। सी, वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? अगर मैंने अंकित भाई को डरा धमका के साइन करवा लिया, अंकित भाई को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अभी घर मेरा है, समझ रहे हैं? हाँ, तो अब होगा क्या आगे? नाउ इट इज एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। मतलब जो भी मैंने साइनिंग करवाई है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? तो आंसर क्या है? इट इज वॉइडेबल। इट इज एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। अदर पार्टी मतलब कौन? सफरिंग पार्टी। मतलब इट डिपेंड्स, जो सफरिंग पार्टी है, अंकित भाई जो है, उनको ऑब्जेक्शन है या नहीं है। मैंने डरा धमका के जो साइनिंग करवा लिया, ठीक है, अगर इस बात से अंकित भाई ने ऑब्जेक्शन रेस किया, मतलब उन्होंने मेरे पे केस फाइल कर दिया कि ये आया था डरा धमका के साइन करवा के गया, अगर ऑब्जेक्शन रेस कर लिया तो क्या होएगा पता है आपको? तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा एंड मुझे प्रॉपर्टी लौटानी पड़ेगी। लेकिन अगर अंकित भाई अभी भी कांप रहे, अरे बाप रे, नहीं नहीं वो आएगा 1/2 कर देगा, चक्कू 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 1/2 कर देगा, 1/2, तो इन दैट केस व्हाट इज इट? वो बोलते मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे केस नहीं कर रहा है, जो हो रहा है होने दो, चलेगा, मुझे सिर्फ जीना है शांति से। तो इन दैट केस व्हाट इज ही डूइंग? ही इज नॉट रेजिंग एनी ऑब्जेक्शन। तो अगर वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है वो क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। देयरफॉर वी से इट इज एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। समझ में आई बात? तो ये कोएर्जन है। फिर सेकेंड पॉइंट जो है फ्रेंड्स वो क्या है? वो है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अभी कोएर्जन में आप हमेशा याद रखना, कोएर्जन में क्या होता है? थ्रेट होता है, मतलब फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व्ड। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है पता है आपको? अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल फोर्सेस इन्वॉल्व्ड। यस, यहां पे पता है क्या होता है? यहां पे मॉरल प्रेशर इज इन्वॉल्व्ड, मेंटल फोर्सेस इन्वॉल्व्ड। ओके, मतलब इसका मतलब आप सबको पता होगा कि भाई पर्सन हु इज एट अ पोजीशन, he creates the moral pressure on another party, right, to enter into a contract. Mental force is involved. डरा नहीं रहा है, धमका नहीं रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है? मेंटल फोर्स क्रिएट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। एंड वो जो दूसरा पार्टी है, उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो दूसरा बेचारा जो पर्सन है, ही इज लाइक अरे बाप रे, इसको कैसे मना करूं? तो वो बेचारा क्या कर लेता है? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल, अभी समझो स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड डिवोटी। ओके, नाउ यू नो स्पिरिचुअल एडवाइजर बाबा, ही इज एट अ पोजीशन, एंड डिवोटी, समझ रहे? नाउ इन दैट केस द स्पिरिचुअल एडवाइजर ही इज एट अ पोजीशन, ही कैन क्रिएट अ मॉरल प्रेशर ऑन हिज डिवोटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड वो बेचारा, मतलब फॉर एग्जाम्पल बाबा ने कहा है ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आश्रम की सेवा के लिए दे दो, and that party has no option but to listen to the spiritual advisor, to Baba. समझ में आ रही है बात? अभी just because of that moral pressure is like अरे इनको कैसे मना करूं, बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है। समझ आ रही है बात? अरे हमारी पब्लिक बाबू सोना के कहने पे प्रॉपर्टी दे देते हैं, बाबा के कहने पे तो दे ही देंगे ना। समझ रहे हैं आपको? यस, तो अभी बाबा ने कहा है दे दो तो दे दी, बिकॉज दैट पार्टी इज हैविंग नो, कोई उसके पास ऑप्शन ही नहीं है।
सो अब मुझे बताओ, उस पार्टी ने प्रॉपर्टी दे दी? हाँ दे दी। क्या अपने मर्जी से दी? नहीं, मर्जी से नहीं दी। ही गेव हिज कंसेंट, बट हिज कंसेंट वाज नॉट अ फ्री कंसेंट, तो दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी जैसे फ्री कंसेंट नहीं है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होते हैं? वॉइडेबल होते हैं। वॉइडेबल क्या होता है मैंने आपको अभी बताया ऊपर, इट इज एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, मे बी वैलिड मे बी वॉइड। तो इसके और भी एग्जाम्पल है, डॉक्टर, पेशेंट, एडवोकेट, क्लाइंट, पेरेंट, चाइल्ड, टीचर, स्टूडेंट। समझ आ रही है बात? सर हस्बैंड वाइफ, नहीं, हस्बैंड वाइफ इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द आइज ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ क्या समझता है? हस्बैंड वाइफ जो है वो दोनों क्या है? इक्वल पोजीशन पे है। हाँ, रियल में पता है क्या होता है, जाने दो अभी। वाइफ रियल में वाइफ इज एट अ पोजीशन, शी क्रिएट्स अ मॉरल प्रेशर ऑन दिस इनोसेंट पार्टी, समझ रहे हैं? लेकिन रियल में जान दो, लॉ के नजर में क्या है? दोनों इक्वल है, तो हस्बैंड वाइफ इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्री कंसेंट में, दैट इज फ्रॉड। अभी फ्रेंड्स, फ्रॉड को कैसे पहचानेंगे एमसीक्यू में? बहुत सिंपल है, हमेशा याद रखना, फ्रॉड जो है वो हमेशा क्या होता है? इंटेंशनली होता है। कभी ऐसा होगा क्या कि भाई गलती से किसी को टोपी पहना दिया? नहीं, इट इज ऑलवेज पार्टीज हैविंग इंटेंशन टू चीट द अदर पार्टी, दूसरे पार्टी को क्या करना? चीट करना। इट इज डेलिबरेटली डन। ठीक है, तो फ्रॉड से किए हुए कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड होते हैं? तो अगेन आंसर इज नो, ये भी होते हैं वॉइडेबल, मे बी वैलिड मे बी वॉइड, इट इज एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। ठीक है, उसके बाद आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। ये थोड़ा सा फ्रॉड का अपोजिट है, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होने वाला है फ्रेंड्स? देयर इज नो इंटेंशन ऑफ पार्टी टू चीट द अदर पार्टी। यस, इट इज एन इनोसेंट एक्ट, इट इज इनोसेंटली डन, करेक्ट। लेकिन अगेन ये भी क्या होता है? वॉइडेबल होता है। बात समझ में आई? यस, ये इनोसेंट एक्ट है। ठीक है, यस फ्रेंड्स, ये समरी नोट से आपको पता है, इसके बारे में डिटेल आपने क्लास में पढ़ा है, करेक्ट। नेक्स्ट, इन द लास्ट पॉइंट फॉर फ्री कंसेंट इज मिस्टेक। अभी मिस्टेक जो है फ्रेंड्स वो दो टाइप के हैं, एक तो होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है, एंड दूसरा होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, राइट। आपने पढ़ा है क्लास में, मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब हमारे लिए दो टाइप के लॉ है, एक होता है इंडियन लॉ, दूसरा होता है हमारे लिए फॉरेन लॉ। ठीक है, अगर हमने कोई ऐसा एक्ट किया विच इज अ मिस्टेक इन द आइज ऑफ इंडियन लॉ, करेक्ट, तो क्या लगता है आपको, एक्सक्यूजेबल के नॉट एक्सक्यूजेबल? तो आंसर इज ऑब्वियसली दैट इज नॉट एक्सक्यूजेबल एंड दैट इज गोइंग टू बी वैलिड, मतलब इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब आपको सजा मिलेगी, एक्सक्यूज किया नहीं जाएगा। बिकॉज लॉ ऐसा बोलता है कि आप जिस देश में रहते हो उस देश का लॉ आपको पता होना क्या है, ऑब्वियस है, पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए, राइट। तो उसमें आप कुछ भी एक्ट करोगे विच इज अ मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, इट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सक्यूजेबल एंड इट इज वैलिड, मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ। समझ रहा है, मतलब लॉ तुमको सजा देगा, ठीक है, इसलिए वैलिड। फिर फॉरेन लॉ, फॉरेन लॉ के हिसाब से अगर आपने कोई एक्ट किया विच इज अ मिस्टेक, इट इज अ मिस्टेक अंडर फॉरेन लॉ, तो क्या लगता है, एक्सक्यूजेबल के नॉट एक्सक्यूजेबल? तो इंडिया का लॉ कहता है कि इट इज एक्सक्यूजेबल एंड वो वॉइड हो जाएगा। इंडियन लॉ की नजर में वो क्या हो जाएगा, एक्सक्यूजेबल एंड वॉइड। इंडियन कानून तुम्हें पनिश नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रखना है, मिस्टेक ऑफ लॉ में, इंडियन लॉ में जो मिस्टेक हमने की है वो नॉट एक्सक्यूजेबल एंड वैलिड, एंड फॉरेन लॉ में हमने जो मिस्टेक की है दैट इज एक्सक्यूजेबल एंड वॉइड। आपको पता ही है वैलिड का मतलब क्या होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड वॉइड का मतलब क्या होता है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। यस, फिर आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यस, अभी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगेन दो चीजें हैं, एक तो है बायलैटरल मिस्टेक एंड यूनिलैटरल मिस्टेक। यस, व्हाट इज बायलैटरल मिस्टेक? बच्चा लोग, बायलैटरल वर्ड का मतलब क्या होता है, बोथ द पार्टीज, ओके, मतलब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट की जो दोनों ही पार्टीज है, बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर मिस्टेक। यस, मतलब दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, दोनों ही पार्टीज मिस्टेक में चल रही है, दोनों ही पार्टीज को क्या नहीं पता, दोनों ही पार्टीज को क्या लॉ नहीं पता, नहीं नहीं नहीं, दोनों ही पार्टीज को फैक्ट नहीं पता, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दोनों ही पार्टीज को सच क्या है वो नहीं पता एंड कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आपको क्लास में भी बताया था, लाइक फॉर एग्जांपल ए एंड बी, दोनों ने आज कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, जिसमें ए ने बी को बोला कि आई विल डिलीवर यू यूएसए के गुड्स, आई विल डिलीवर यू व्हाट,
यूएसए के गुड्स आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ए और बी। ए इज प्रॉमिसिंग बी, क्या प्रॉमिस कर रहा है कि मैं क्या करूंगा, आपको यूएसए के गुड्स जो है वो डिलीवर करूंगा। ऐसा कौन बोल रहा है? ए बोल रहा है। किसको? बी को। बात समझ में आया? यूएस के गुड्स वो डिलीवर करेगा। ऐसा इनके बीच में क्या हो चुका है? कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आज हुआ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी प्रॉमिस तो कर दिया। अच्छा, गुड्स इस वक्त है कहां पे? तो गुड्स जो है वो शिप में आ रहे हैं, यूएस टू मुंबई शिप आ रही है। तो ए ने बोला बी को, भाई जैसे ही शिप मुंबई पोर्ट पहुंचेगा मैं तुमको गुड्स जो है वो दे दूंगा। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट ये लोग ने किया तो आज, समझे आप, आज कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन आपको पता है व्हाट वाज द फैक्ट? फैक्ट, हकीकत क्या है? हकीकत ये था कि जिस शिप की ये लोग बात कर रहे हैं वो शिप तो 10 दिन पहले ही डूब गया, वो शिप तो 10 दिन पहले ही डूब चुका है। दैट इज द फैक्ट। अब बताओ, क्या मिस्टर ए इज अवेयर अबाउट दैट फैक्ट? क्या आज जो हम कॉन्ट्रैक्ट करें, जिस शिप की बात करें, वो शिप तो ऑलरेडी डूब चुका है। दैट इज द हकीकत, फैक्ट। तो ए इज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट, इवन बी इज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों को क्या नहीं पता? फैक्ट नहीं पता, इसलिए अपन क्या बोलेंगे? बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दोनों ही पार्टी को फैक्ट नहीं पता। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों ही पार्टी को फैक्ट नहीं पता, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। सो देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। ठीक है, दूसरा आता है यूनिलैटरल मिस्टेक। यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे ओनली वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर मिस्टेक। यस यस, जैसे एग्जांपल, मैं एक बार एक दुकान में गया, एक ज्वेलरी शॉप था, वहां पे ऐसे ना डिस्प्ले में एक नेकलेस रखा हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल था, चमक रहा था। तो मैं अंदर गया, मैं लेकर आया नेकलेस। मैं सोचा मैं वाइफ को नेकलेस दूंगा आज घर जाके, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया दुकान वाले से, नेकलेस परचेज कर लिया, घर आया, वाइफ को नेकलेस दिया। मैंने बोला सरप्राइज सरप्राइज, आंख खोल आंख खोल आंख खोल आंख खोल आंख खोल, सरप्राइज दिया। उसने नेकलेस ओपन किया, नेकलेस पहन के देखा, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, नेकलेस निकाला, डब्बे में डाला, डब्बा बंद किया और डब्बा मेरे मुंह पे मार दिया। मेरे को बोलते ये क्या नकली सामान उठा के लाए हो? मैं, नकली? इतना चमक रहा था, नकली? और नहीं तो क्या नकली है? मैं गया उस दुकानदार के पास, मैंने उसको बोला नकली सामान बेचता है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। दुकानदार बोलता क्यों? बोले नकली सामान। दुकानदार बोलता हमने कब कहा कि ये असली है? हमने तो कहा ही नहीं कि नेकलेस असली है। तुम दुकान में आए और तुमने क्या बोला, ये दे दो, हमने दे दिया, इसमें हमारी क्या गलती है? आप समझ रहे हो फ्रेंड्स? हकीकत क्या था कि नेकलेस वॉज नकली, आर्टिफिशियल। वो बोलता है हमारा दुकान ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, देख ऊपर लिखा है इमिटेशन ज्वेलरी, तू असली समझ के लेकर गया तो हम क्या करें? समझ रहे हैं? तो आप देख रहे हो इस एग्जांपल में, इस कॉन्ट्रैक्ट में ओनली वन पार्टी इज अंडर मिस्टेक, सिर्फ एक ही पार्टी मिस्टेक में चल रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? क्या मिस्टेक है? फैक्ट नहीं पता। एक पार्टी को क्या नहीं पता? फैक्ट नहीं पता। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो क्या लगता है आपको, क्या वो मुझे पैसे वापस देगा? आंसर इज नो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरे और वो शॉपकीपर के साथ, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वैलिड। यस, तो एक बार याद रखना फिर से, कम ऑन, मिस्टेक अंडर इंडियन लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल एंड इट इज वैलिड। मिस्टेक अंडर फॉरेन लॉ इज एक्सक्यूजेबल एंड वॉइड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो बोला मैंने आपको, राइट, उसमें जो बायलैटरल मिस्टेक है, मतलब दोनों ही पार्टीज जो मिस्टेक में चल रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली, क्या होने वाला है वो, कम ऑन, दोनों पार्टी मिस्टेक में तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, एक ही पार्टी मिस्टेक में है तो वैलिड। ठीक है? यस। लेकिन सर आप ये सारी बातें हमको फिर से क्यों बता रहे हो, क्यों वापस? अरे बिकॉज एग्जाम में आया है बहुत बार। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, ये देखो सबूत है, बहुत सबूत है, सबूत है। देखो कब आया एग्जाम में? नवंबर 2020 CSET एग्जाम में आया है क्वेश्चन फ्री कंसेंट के ऊपर। चलो देखते हैं क्या आया है। देखो, सो द क्वेश्चन इज एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप कमेंट्स में आंसर देंगे? हाँ, चलो देखते हैं, आपने जो भी सीखा उसके बेसिस पर आंसर दो। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when the consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, okay, the agreement is dash, agreement is dash। क्या लगता है आपको क्या होएगा यहाँ पे? आंसर क्या है? तो बच्चा लोग यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम में जो ऑप्शंस आए थे 4, यहाँ पे बोला है कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी whose consent was so caused। तो ऑब्वियसली वैलिड तो होता ही नहीं है, बिकॉज ये क्या है? कोएर्जन से किया हुआ है, फ्रॉड से किया हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन से किया हुआ है, फिर तो ए तो नहीं आएगा। दूसरा,
Contract legitimate at the option of party whose consent was so caused. Contract is voidable at the option. हाँ ये है सर, है कि नहीं? Yes, the answer is C. It is voidable at the option of other party. Yes, जिसका consent इस तरीके से अफेक्ट हुआ था, तो अपन ने ये पढ़ा है, राइट? देखो फ्रेंड्स, और एक बार और एक क्वेश्चन अगस्त 2020 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी। बच्चे लोग बात इधर से ही समझ में आ गई। क्या लिखा है? ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी। डिसीव का मतलब क्या होता है? चीट। तो ए जो है वो बी को चीट करने के इरादे से, आप समझ रहे हो? इंटेंशन टू चीट मतलब क्या आएगा? फ्रॉड, करेक्ट? सो ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी falsely represents that 500 mounts of indigo are made annually at A's factory, okay, and thereby induces, means forces B to buy the factory. The contract is dash. अब समझ रहे हो क्या हुआ? ए का इरादा क्या था? बी को चीट करने का था। उसने गलत रिप्रेजेंट किया कि 500 माउंट्स ऑफ इंडिगो आर मेड एनुअली इन माय फैक्ट्री। मेरे फैक्ट्री में इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर होते हैं एनुअली, राइट? लेकिन इरादा क्या था? चीट करने का था, एंड देयरफॉर उसने क्या कर दिया? उसको इंड्यूस किया, बाय करने के लिए फोर्स किया। समझ रहे हो? तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अगेन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, राइट? तो ये वॉइड वैलिड ये सब देखने का मतलब ही नहीं। आंसर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। वाई बी? बिकॉज बी इज द अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी मतलब सफरिंग पार्टी। बात समझ में आई? यस। तो आई होप ये पहला जो टॉपिक था हमारा विद दिस 2 क्वेश्चंस, कुछ लर्निंग मिला, रिवाइज हुआ, करेक्ट? यस। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सो नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो क्या बोला है। एज पर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो दोनों लोग क्या होने चाहिए? लीगली कॉम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब एलिजिबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे एक बार लिस्ट अपन देख लेते हैं। क्या बोला है बच्चा लोग कि फॉलोइंग पार्टीज आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जो पार्टीज का लिस्ट आपके सामने है, ये सब क्या नहीं कर सकते? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कौन कौन है वो? तो फर्स्ट पार्टी आपने देखा है माइनर, करेक्ट, एंड उसके रूल्स। फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, राइट, मतलब पर्सन जो अपने सेंस में नहीं है वो। फिर तीसरा जो आप देख रहे हो वो कौन है? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कौन कौन है वो पर्सन्स जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है? तो इट्स एलियन एनिमी, कॉन्विक्ट, ठीक है, देन इंसॉल्वेंट, कॉर्पोरेशन एंड कंपनी, एंड फॉरेन सॉवरेन डिप्लोमेटिक स्टाफ। सो दिस इज द लिस्ट। एंड फ्रेंड्स आपने देखा है अगर हम माइनर के साथ में अग्रीमेंट करें तो वो अग्रीमेंट क्या वैलिड होगा? तो सर वैलिड तो नहीं होगा, बिकॉज वो पार्टी क्या नहीं है? कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसका एक फेमस केस लॉ जो है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास कोस, आपको पता है, वेरी फेमस। तो यहाँ पे बच्चा लोग हम लोग ने सीखा था कि भाई माइनर के साथ में अगर हमने किया अग्रीमेंट तो इट इज गोइंग टू बी वॉइड एब इनिशियो, ठीक है, एंड उसके रूल्स अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। एंड उसके बाद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, राइट, एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में यू कैन सी एलियन एनिमी। एलियन का मतलब लॉ में क्या है फ्रेंड्स? जादू, धूप? नहीं, वो नहीं है। एलियन का मतलब होता है लॉ में क्या? फॉरेनर, ठीक है। एलियन 2 टाइप के होते हैं हमारे लिए, आपको पता है, एक होता है एलियन फ्रेंड, दूसरा होता है एलियन एनिमी। सर मतलब फॉरेनर फ्रेंड, फॉरेनर एनिमी, मतलब कोई भी पर्सन जो उस देश को बिलोंग करता है जिस देश के साथ हमारा कोई ऑफिशियल वॉर नहीं चल रहा है, समझ रहा है, हमारा कोई इंडिया का कोई ऑफिशियल वॉर वहां पे डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो उस देश के सारे लोग हमारे लिए कौन है? एलियन फ्रेंड। एंड अगर इंडिया का किसी देश के साथ में वॉर चल रहा है तो उस देश के सारे लोग हमारे लिए क्या हो जाएंगे? एलियन एनिमी हो जाएंगे। बात समझ आई? तो हमारे यहाँ पे क्लियरली बोला है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में एलियन एनिमी जो है वो डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है, एलियन फ्रेंड डिस्क्वालिफाइड नहीं है। एंड एलियन एनिमी भी जो है वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ वॉर। जैसे ही वॉर खत्म तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वॉर जैसे ही खत्म हो जाएगा तो फिर से बन जाएगा हमारा एलियन फ्रेंड, ठीक है। फिर कॉन्विक्ट मतलब आपको पता है पर्सन हु इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट, क्रिमिनल, ठीक है। क्रिमिनल मतलब वो सस्पेक्ट नहीं, जो प्रूव्ड गिल्टी है, मतलब वो सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट। फिर इंसॉल्वेंट आपको पता है, राइट, कंपनी, राइट, एंड फॉरेन सॉवरेन डिप्लोमेटिक स्टाफ।
सो ये सब आपने पढ़ा है। अभी देखो ये सब क्यों बता रहे सर वापस, बिकॉज एग्जाम में आया है। सो नवंबर 2020 में ये आया था एंड यहां पे पूछ लिया है सेक्शन नंबर। आइडेंटिफाई द सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 दैट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑन हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स ये हमने इधर पढ़ा है, यू कैन सी इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, एज पर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसका आंसर इज वेरी क्लियर, हम क्या मार्क करने वाले हैं, सेक्शन नंबर 11 इज द आंसर। इजी, यस। फिर आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कम ऑन बोलो मेरे साथ सारे, क्या आएगा, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अच्छा सर ये कंसीडरेशन क्या होता है, तो आप सबको पता है क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, है ना। मतलब दो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन दोनों ही पार्टीज को समथिंग इन रिटर्न मिलना क्या है, जरूरी है। यस मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया रिगार्डिंग सेल ऑफ माय मोबाइल फोन, ठीक है, अगर मैं आपको मेरा फोन बेचूं, राइट, तो बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट करके आपके और मेरा जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें, वो कॉन्ट्रैक्ट करके व्हाट इज कंसीडरेशन फॉर मी, ये कॉन्ट्रैक्ट करके मुझे रिटर्न में क्या मिला, तो आंसर है मुझे क्या मिलेगा, पैसा, आपको क्या मिलेगा, फोन, राइट। तो क्या दोनों ही पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसीडरेशन मिल रहा है, यस, तो वो मिलना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो कंसीडरेशन जो है वो क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अच्छा इसके कुछ क्या है फ्रेंड्स, एक्सेप्शंस है, क्योंकि कंसीडरेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी है। आपने देखा एसेंशियल एलिमेंट है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन इज एसेंशियल, जरूरी है। सर ये कितना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कंसीडरेशन कितना जरूरी है, सर बहुत जरूरी है, बहुत नहीं, बहुत नहीं, बताओ बताओ, कम ऑन, जेके ऐसी स्टूडेंट्स लिखो कमेंट में, कितना जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है जितना मैगी में नूडल्स, पता है आपको, यस, अरे नूडल के बिना मैगी नहीं बनता है, वैसे ही कंसीडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। कितना जरूरी है, बताओ बताओ कितना, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है जितना बिरयानी में राइस, यस, आप बिरयानी से राइस निकाल लो, क्या बचेगा, कुछ नहीं, समझ में आ रही मेरी बात। वैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट में से क्या निकाल लो, कंसीडरेशन निकाल लो, क्या बचेगा, कुछ नहीं, क्यों, बिकॉज कंसीडरेशन क्या है, जरूरी है, कितना कितना, अरे उतना जितना चाय में चाय पत्ती, गेटिंग माई पॉइंट, बहुत जरूरी है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट। आ रही है बात समझ में, आ रही है, हाँ। तो मतलब कंसीडरेशन के बिना क्या नहीं होने वाला, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने वाला। लेकिन देयर आर फ्यू व्हाट, एक्सेप्शंस, यस, एक्सेप्शंस है, 7 पॉइंट आपके सामने है। मतलब क्या होने वाला है, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी यस बिना कंसीडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यस। कौन कौन से केस में बनता है, तो ये 7 पॉइंट आपके सामने है। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट, उसमें क्या लिखा है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ओके, यस। अभी देखो आप देख रहे हो ये टॉपिक जो है ये आपने ऑब्वियसली क्लास में पढ़ा है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, देन प्रॉमिस टू पे कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, प्रॉमिस टू पे अ डेट विच इज बार्ड बाय लिमिटेशन, क्रिएशन ऑफ एजेंसी, कंप्लीटेड गिफ्ट्स, बिलमेंट एंड चैरिटी। ये 7 पॉइंट्स आपको लर्न कर लेने हैं, राइट, क्योंकि आपको एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, ठीक है, देखते हैं व्हाट हैपेंड। अब फ्रेंड्स ये वाला भी एक अपने को पॉइंट है। देन आप देख रहे हो एग्जाम में जो है May 21 एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करते करते आपको एग्जाम्पल देता हूं जिस टॉपिक के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इफ अ प्रॉमिस इज मेड इन राइटिंग and signed by a person to be charged therewith or by his agent to pay a debt which is barred by the law of limitation, then such an agreement without consideration is dash। आपको पता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन किस टॉपिक को रिलेट कर रहा है, तो वो रिलेट कर रहा है हमारे एक्सेप्शन नंबर 3 को,
यस, दैट इज प्रॉमिस टू पे अ डेट विच इज बार्ड बाय लिमिटेशन। आपको पता है लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर एवरीथिंग। लिमिटेशन एक्ट ने क्या किया है, टाइम लिमिट दे के रखी है हर चीज के लिए। तो लिमिटेशन एक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर कितना टाइम लिमिट दिया हुआ है? आंसर इज 3 years। तो एज पर लिमिटेशन एक्ट 3 years ओवर, एवरीथिंग ओवर। समझ में आ रही बात? तो अभी हुआ क्या था पता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो क्या हुआ, अभी है ना ए एंड बी, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें क्या करना था, ए को पेमेंट करना था, किसको? बी को, ठीक है। अब ये जो पेमेंट करना था 2 लाख रुपया, ठीक है, अब ये पेमेंट तो हुआ नहीं, बी भी चुप बैठा रहा, और इसको क्या हो गया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हो गया बार्ड बाय लिमिटेशन। ये हो गया बार्ड बाय लिमिटेशन, मतलब ये क्या हो गया, 3 years ओवर, एवरीथिंग ओवर। यस, ये हो गया बार्ड बाय लिमिटेशन, 3 years ओवर, एवरीथिंग ओवर। उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। आप समझ आ रही है बात? ये ट्रांजैक्शन खत्म हो गया क्योंकि 3 years ओवर, एवरीथिंग ओवर। अब हुआ क्या, सब कुछ खत्म होने के बाद भी अब अगर ए जाकर बी को क्या करे, रिटर्न प्रॉमिस दे दे। देखो यहां पे लिखा है मेड इन राइटिंग, प्रॉमिस इज मेड इन राइटिंग, साइंड बाय द पार्टी। समझ रहे? यस, तो इसने अब रिटर्न प्रॉमिस दे दी है। इसने किस चीज के लिए रिटर्न प्रॉमिस दे दी है बच्चा लोग? इसने रिटर्न प्रॉमिस दे दी कि भाई मैं तुम्हें क्या करूंगा, वो 2 लाख रुपया पे करूंगा। यस, ही मेड अ रिटर्न प्रॉमिस, साइन करके दे दिया कि मैं तुम्हें वो 2 लाख रुपया पे करूंगा, डोंट वरी। कौन सा वाला 2 लाख? उस कॉन्ट्रैक्ट का 2 लाख रुपया जो ऑलरेडी क्या हो चुका है, बार्ड हो चुका है बाय लिमिटेशन। सब कुछ खत्म हो गया था, पे नहीं करता तो भी चलता, पे नहीं करता ना तो भी चलता। तो मुझे बताओ ए को ये प्रॉमिस करके क्या मिला रिटर्न में? आंसर इज कुछ भी नहीं, बिकॉज वो पे नहीं करता तो भी चलता। समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गई, ये जो प्रॉमिस हुई है ये क्या हो गई है, दिस इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेट विच इज बार्ड बाय लिमिटेशन। यस, बात समझ में आ रही है? दिस इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेट विच इज बार्ड बाय लिमिटेशन। तो ये जो प्रॉमिस हुई है ये क्या हो जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसने प्रॉमिस किया है तो अब पैसा चुकाना पड़ेगा। अब अगर ए क्या हो गया, डैश निकला, डैश निकला मतलब चिटर निकला। अब अगर उसने पैसा पे नहीं किया तो कैन बी स्यू ए, कैन स्यू? आंसर इज यस, नाउ बी कैन स्यू, क्योंकि दिस इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेट विच इज बार्ड बाय लिमिटेशन। यस, मतलब आपने देखा ये जो प्रॉमिस हुई है सेकंड वाली, राइट, ये प्रॉमिस हुई है, वो जो प्रॉमिस मतलब अग्रीमेंट, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेकंड वाला, इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन, स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज अब अगर पूरा नहीं किया तो पार्टी कैन स्यू। तो आते हैं क्वेश्चन पे, कम ऑन, अब आप आंसर दे सकते हो कि प्रॉमिस वाज मेड इन राइटिंग, साइंड बाय द पार्टी, by the person to be charged therewith or his agent to pay a debt which is barred by law of limitation, then such an agreement without consideration is dash. तो answer is this agreement without consideration is going to be absolutely valid. क्यों valid मालूम पड़ा आपको? Because ये क्या है, without consideration है, and this is one of the exceptions of no consideration, no contract. I hope this is clear. रामबाण सीरीज का यही तो एडवांटेज है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज डैमेजेस एंड टाइप्स ऑफ डैमेजेस। यस सर, ये क्या होता है टाइप्स ऑफ डैमेजेस, कुछ पल्ले नहीं। चलो देखते हैं, एग्जाम में आया है, देखो सिर्फ काम की बात, एग्जाम में आया है, चलो देखते हैं। तो क्या डैमेजेस क्या होता है? डैमेजेस बच्चों लोग मुझे एक बात बताओ, जब भी ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट, 2 पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक पार्टी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, ठीक है, अगर एक पार्टी ने ब्रीच किया, मतलब अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो मुझे बताओ कैन अदर पार्टी स्यू? आप बोलोगे हाँ सर, हाँ अदर पार्टी कैन स्यू। क्यों स्यू? अरे बिकॉज फर्स्ट पार्टी ने अग्रीमेंट तोड़ा, उस वजह से क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पार्टी को कुछ नुकसान हुआ हो, उसके मना करने से, ब्रीच करने से दूसरे पार्टी को नुकसान हुआ हो। तो अगर दूसरे पार्टी को नुकसान हुआ है तो क्या दूसरा पार्टी स्यू करके अपना नुकसान रिकवर कर सकता है? आंसर इज यस। तो उसको अपन क्या बोलते हैं पता है आपको? डैमेजेस बोलते हैं।
तो डैमेजेस होता क्या है? क्या जो पार्टी ने चीटिंग किया है, ब्रीच किया, उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे? यस। तो ये डैमेजेस होता क्या है? डैमेजेस मतलब क्या देने पड़ेंगे? तो आंसर इज ऑब्वियसली पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा पैसा किस चीज का? तो आंसर इज डैमेजेस का मतलब है मॉनेटरी कंपेंसेशन, पैसा, मॉनेटरी कंपेंसेशन विच इज पेड बाय होम? कम ऑन, मॉनेटरी कंपेंसेशन पेड बाय, कौन कौन पे करेगा? डिफॉल्टिंग पार्टी, डिफॉल्टिंग पार्टी टू इनोसेंट पार्टी, समझ रहे हैं? सफरिंग पार्टी, जिसको हम कहते हैं अग्रीव्ड पार्टी। ओके, यस। सो डैमेजेस मतलब मॉनेटरी कंपेंसेशन पेड बाय डिफॉल्टिंग पार्टी टू इनोसेंट पार्टी फॉर द लॉस suffered by innocent party due to the default of defaulting party। देखो दिख रहा है, due to the default of defaulting party। तो वो जो पैसा पे किया गया है वो क्या है? डैमेजेस है। ठीक है, तो डैमेजेस का मीनिंग आपने क्लास में पढ़ा होगा, करेक्ट। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो आया है एग्जाम में वो आया था किस पर? वो आया था टाइप्स ऑफ डैमेजेस पर। किस पर आया था? टाइप्स ऑफ डैमेजेस पर आया था। आप बोलोगे सर ये क्या है टाइप्स? चलो बात करते हैं फ्रेंड्स। जो पहला जो आप देख रहे हो टाइप, दैट इज ऑर्डिनरी डैमेज। ये वही है जो अपन जनरली बात करते हैं। यस, मतलब इसमें क्या होता है, अगर एक पार्टी ने ब्रीच किया है, चीटिंग किया है, तो क्या होएगा फ्रेंड्स? उसको डैमेजेस पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? जितना सामने वाले को नुकसान हुआ है उतना। समझ में आई बात? यस। देखो क्या लिखा है ऑर्डिनरी डैमेज में, on the breach of contract the suffering party may incur some damages arising naturally, I told you, correct, in the usual course of event. So even if the suffering party knew about the likely damages, if the contract was breached he can claim compensation for such loss। I told you यहाँ पे क्या होता है, जो एक्चुअल में लॉस हुआ है वो डैमेजेस यहाँ पे वो क्लेम कर सकता है। तो ऐसे डैमेज को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डैमेज, सादा, करेक्ट। फिर दूसरा वाला जो है वो क्या है? स्पेशल डैमेज। यस, ये स्पेशल डैमेज क्या होता है? बच्चे लोग स्पेशल डैमेज को आप कैसे पहचानोगे? तो एमसीक्यू में जब भी आप देखोगे क्या कि अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट माइट रिसीव अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस affecting the contract. In such case, if he breaches the contract, then he is liable for ordinary damage plus special damage। ये क्या होता है सर? कुछ भी नहीं समझा? डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल लेके आपको इसका क्लैरिटी देता हूँ। ठीक है, सो जस्ट रिलैक्स। चलो देखते हैं। सो फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं। सी सपोज, देखो एग्जांपल क्या है, अपन क्या सीख रहे हैं? स्पेशल डैमेजेस। ओके, देखो अभी ना फ्रेंड्स व्हाट हैपेंड, एक फैक्ट्री था। क्या था? फैक्ट्री। अभी फ्रेंड्स ये जो फैक्ट्री था ना, इसका ना बिल्डिंग रेडी था, ठीक है, लेकिन इसमें अभी तक मशीन्स नहीं आए थे। ये जो है ये है फैक्ट्री का ओनर, ठीक है। अभी ये जो ओनर है ना, ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ मशीन डीलर। एक मशीन का जो डीलर था उसके साथ में इसने क्या कर दिया है? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग परचेज ऑफ मशीन। ओके, बात समझ में आई? यस, तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। अभी इसमें ना ये जो मशीन डीलर है इसने क्या बोला है? ही एग्रीड टू डिलीवर मशीन, ओके, इन अ वीक। ही प्रॉमिस टू व्हाट? डिलीवर मशीन इन अ वीक टाइम। ओके, एक वीक में डिलीवर करेगा ऐसा इसने प्रॉमिस किया है। नाउ मीनवाइल व्हाट हैपेंड, इस ओनर के पास आया एक कॉन्ट्रैक्टर। यस, एक कॉन्ट्रैक्टर आया इसके पास एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर। यस, एक बहुत बड़ा ऑर्डर लेकर आ गया एक कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर आकर इस ओनर को बोलता है कि देखो भाई साहब, मुझे आपसे बहुत बड़ा एक ऑर्डर देना है, मुझे आपसे इतने इतने गुड्स चाहिए, ह्यूज क्वांटिटी गुड्स चाहिए, आप अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करके मेरे को दे दो, करेक्ट। लेकिन ओनर बोलता है देखो भाई, मेरे पास अभी मशीन तो नहीं है, फैक्ट्री स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दे सकता हूँ 15 दिन में, अभी नहीं 15 दिन में आपको दे सकता हूँ। क्योंकि ओनर ने क्या सोचा, एक वीक में क्या आ जाएगा?
मशीन आ जाएगा, फिर 1 वीक में बना के इसको दे दूंगा। तो दे बोथ एग्रीड एंड दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ है, ओनर ने इसको प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें गुड्स मैन्युफैक्चर करके दे दूंगा, कितने दिन में, 15 डेज में। बात समझ में आई? अब ऐसा प्रॉमिस इसने कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ओनर का ये जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कहना ऐसे ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, हाँ या ना? ऑब्वियसली आंसर इज हाँ, राइट। मतलब अब हुआ क्या पता है आपको, डिपेंड तो करता है उसके परफॉर्मेंस पे, वो सब ठीक है। अब ये जो मशीन डीलर है उसने क्या कर दिया, उसने ब्रीच कर दिया, उसने अग्रीमेंट तोड़ दिया। ही रिफ्यूज टू डिलीवर द मशीन, इसने मना कर दिया कि हम आपको मशीन नहीं दे पाएंगे, डिलीवर नहीं कर पाएंगे, इसने ब्रीच कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसने ब्रीच किया, क्या उस वजह से ओनर को नुकसान होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। क्यों? बिकॉज उसने ब्रीच किया, उसने मशीन देने से मना किया, उस वजह से अब ये जो ओनर है वो क्या नहीं कर पाएगा, वो इसको गुड्स नहीं दे पाएगा कॉन्ट्रैक्टर को, राइट। यस, एंड आपको पता है यहाँ पे हुआ क्या, ये जो ओनर है ना, वो ये सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्ट से कमाने वाला था 1 करोड़ रुपीस, 1 करोड़ का प्रॉफिट इसको होने वाला था। यस, 1 करोड़ का प्रॉफिट इसको होने वाला था। तो अब होगा 1 करोड़ का प्रॉफिट कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो क्या ओनर को लॉस हो गया? हाँ, लॉस हो गया। तो बताओ, ओनर कैन स्यू, कैन ओनर स्यू मशीन डीलर? तो ऑब्वियसली आंसर इज ही कैन स्यू, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, अब ये स्यू करके क्या करना चाहता है, डैमेजेस रिकवर करना चाहता है, करेक्ट। तो अभी सवाल ये है कि ये जो मशीन डीलर है, क्या वो पूरे 1 करोड़ रुपए जो इसको लॉस हुआ है वो पे करने के लिए लायबल है या नहीं? तो आंसर इज, यहाँ पे 2 चीजें आती है। नंबर 1, क्या मशीन डीलर वॉज अवेयर अबाउट 1 करोड़ रुपीज वाला कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट 1 करोड़ रुपीज वाला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो अपने को देखना पड़ेगा। बिकॉज कैसा होता है पता है फ्रेंड्स, ये स्पेशल डैमेजेस का मीनिंग क्या है, ये इट इज अ डैमेज, इट इज अ डैमेज अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, डैमेजेस अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये मशीन डीलर जो है, इसको ये दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना स्पेशल सर्कमस्टांसेस है या नहीं, स्पेशल सिचुएशन है या नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है या नहीं, बिकॉज ये तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। तो मशीन डीलर को ये दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना इज स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो इफ ही वाज अवेयर अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको पूरा 1 करोड़ का पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा एज डैमेजेस। एंड इफ ही वाज अवेयर, एंड वो जो अमाउंट पे करेगा, दैट इज गोइंग टू बी कैसा डैमेज, स्पेशल डैमेज। यस, वो जो पे करेगा वो कैसा डैमेज होने वाला है, वो होने वाला है स्पेशल डैमेजेस। सो इफ ही वाज अवेयर, राइट। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है, अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट माइट रिसीव अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे भी जो मशीन डीलर का कॉन्ट्रैक्ट था, इट वाज अफेक्टिंग अनदर कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आई? तो उसको अपन स्पेशल सर्कमस्टांसेस बोलेंगे, एंड उसमें जो पे होगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, ऑर्डिनरी डैमेज एंड स्पेशल डैमेज, ठीक है। ऑर्डिनरी डैमेज मतलब जो नॉर्मल लमसम अमाउंट है कंपेंसेशन का, वो तो पे होगा, प्लस स्पेशल डैमेज भी पे होगा। आप ये सब पढ़ते हो फ्रेंड्स डिटेल में, कहाँ पे, एग्जीक्यूटिव में, बट अभी भी क्वेश्चन आया था तो वी हैव टू डू। तो ये स्पेशल डैमेज था। सेकेंड जो आप देख रहे हो, थर्ड टाइप जो है वो क्या है, विंडिक्टिव डैमेज और एग्जाम्पलरी डैमेज। व्हाट इज विंडिक्टिव डैमेज एंड एग्जाम्पलरी डैमेज? तो ये ऐसे डैमेजेस होते हैं विच इज अ डैमेज टू द रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन। यस, क्या होता है ये, इट इज डैमेज टू द रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन, डैमेज टू द गुडविल। ऐसे डैमेज को क्या बोलते हैं, विंडिक्टिव डैमेज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इज नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज मतलब डैमेज ऑफ वेरी लेस अमाउंट, सिर्फ नाम का डैमेज, डैमेज ऑफ वेरी लेस अमाउंट, सिर्फ नाम का डैमेज। मतलब जैसे एक बार हमने ऑटो पकड़ी, ऑटो का हमारा पैसा हुआ 15 रुपया, हमने उसको दी 20 की नोट, हमने जैसे 20 की नोट दी, ऑटो वाला ऑटो चालू करके भाग गया, निकल गया, 5 रुपए दिए बिना, समझ रहा है। तो अब मैं उसके पीछे पीछे भागा, चोर 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 चिल्ला चिल्ला के मैं उसके पीछे भागा, क्योंकि वो मेरा 5 रुपए लेके भाग गया। बताओ क्या मुझे लॉस हो गया? हाँ, लॉस हो गया। कितने का? 5 रुपए का, समझ रहा है। तो क्या 5 रुपए के लॉस के वजह से क्या मैं बर्बाद हो गया, रोड पे आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो डैमेज मुझे हुआ है वो नॉमिनल डैमेज है, डैमेज ऑफ वेरी लेस अमाउंट। यस, सो
वो यहाँ पे बोला गया ही हैज़ नॉट सफर्ड एनी रियल लॉसेस, तो इसको नॉमिनल डैमेज बोलते हैं, नाम का डैमेज। फिर आता है डैमेजेस फॉर डिटीरियोरेशन कॉस्ड बाय डिले। यस, मतलब लेट डिलीवर होने के कारण गुड्स जो थे वो डिटीरियोरेट हो गए, खराब हो गए, लेट डिलीवरी एंड ऑल, तो उस वजह से जो हमें लॉस होता है उसको हम बोलते हैं डैमेजेस फॉर डिटीरियोरेशन कॉस्ड बाय डिले। तो ये सारे टाइप्स हैं। सर ये सब हमको क्यों सिखाया? अरे बिकॉज एग्जाम में आया है। देखो आप देखो, मई 22 में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट जो है वो क्या है, which of the following types of damages can be claimed in the real course by the party who suffers losses as a result of breach of contract? yes, मतलब जो आपको लॉस हुआ है उसके लिए जो पैसा आपको मिलता है, तो मैंने आपको बताया था ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, दैट इज़ ऑर्डिनरी डैमेज। जो एक्चुअल में आपको लॉस हुआ है उसका जो पैसा आप मांगते हो वो क्या होता है? ऑर्डिनरी डैमेज होता है। ठीक है, फिर आप जो देख रहे हो सेकंड वाला इतना बड़ा क्वेश्चन, सर इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ता है? बच्चों लोग ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको सिचुएशन समझाई थी एग्जांपल में स्पेशल डैमेज का, ये वाला। यस, ये सिमिलर सिचुएशन के ऊपर क्वेश्चन आया था एग्जाम में। देखो क्या लिखा है, एक बिल्डर था अ बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी, ठीक है, बाय 1 मार्च, शो दैट बी कैन गिव द पोजेशन ऑफ हाउस टू सी। समझ रहे, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है और बी और सी के बीच भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब हुआ क्या, बी हैड मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद सी, आई टोल्ड यू, टू लेट आउट द हाउस फॉर रेंट। तो इधर भी एक कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, ठीक है, एंड देयर वाज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड सी ऑल्सो, कौन सा वाला? रेंट का। ठीक है, ए इज इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड सी, मतलब ए को मालूम है इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कुछ समझ में आ रहा है? ए को मालूम है, मतलब जैसे यहाँ पर मशीन डीलर को पता था इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वैसे ही यहाँ पे बोला है ए इज अवेयर अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर ए ने घर बना दिया सो बैडली दैट इट फॉल्स डाउन एंड हैड टू रिकंस्ट्रक्ट बाय बी। ए ने जो घर बना के दिया वो घर क्या हो गया? गिर गया है, एंड बी को तो घर देना था रेंट पर। अब बी को फिर से वो घर बनाना पड़ा, तो बी का तो वापस खर्चा हो गया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से था। सो एज अ सीक्वेंस बी लूजेस द रेंट इनकम, बी का रेंट भी गया, एज ही इज टू रिसीव फ्रॉम सी एंड हैज टू मेक कंपेंसेशन टू सी। समझ रहे हो? मतलब बी का ये रेंट वाला अग्रीमेंट भी तो टूट जाएगा बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ये बी का जो परफॉर्मेंस है घर रेंट पे देना वो डिपेंड किस पे करता है? इस कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, राइट? तो ये रेंट पे घर नहीं दे पाया, प्लस बी को लॉस हो गया, वो अलग, सी स्यू करेगा डैमेजेस के लिए, वो अलग। समझ रहे हैं? सो नाउ ए मस्ट मेक कंपेंसेशन टू बी फॉर द कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस, फॉर द रेंट लॉस्ट एंड फॉर द कंपेंसेशन मेड टू सी। यस, बी को कंपेंसेशन देना पड़ेगा सी को फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी हो गया, घर फिर से बनाना पड़ा, वो भी हो गया, 1 2। समझ रहे हो आप ये सारी चीज़ें? So, which of the following types of damages can be claimed by the suffering party, that is a grief party in the given scenario? तो आपको मैंने बोला एज ए को पता था इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, फिर भी उसने ब्रीच किया, तो ये कैसा डैमेज है फ्रेंड्स? ओब्वियसली दिस इज अ स्पेशल डैमेज। तो यहाँ पे उसे दोनों देना पड़ेगा, ये वाला भी और जो उसको लॉस हुआ है एक्चुअल में वो वाला भी। तो ही विल हैव टू पे बोथ ऑर्डिनरी एंड स्पेशल डैमेज। आई होप वो जो एग्जाम्पल हमने लिया वो काम आएगा। करेक्ट? हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इन दैट केस ही कैन रिकवर बोथ। देखो, ऑर्डिनरी डैमेज प्लस स्पेशल डैमेज। ठीक है, सो ये था फ्रेंड्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। आई होप इट विल हेल्प। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंड्स, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये तो इजी टॉपिक है, क्यों बता रहे हो? अरे बिकॉज एग्जाम में आया है बॉस। चलो देखते हैं डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। कौन कौन से रीजंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, कम्स टू एन एंड। लेट्स सी। तो फर्स्ट वन इज बाय परफॉर्मेंस, मतलब दोनों ही पार्टीज ने क्या किया? अपना अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में। तो दोनों ने जो वादा किया था, अपना अपना प्रॉमिस, एक ने गुड्स दे दिया, दूसरे ने पैसा दे दिया, तो परफॉर्मेंस हो गया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। फिर आता है बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, मतलब दोनों ही पार्टीज ने मिलकर डिसाइड किया कि लेट अस फिनिश द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, खत्म। फिर बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब तुम दोनों ने जो अग्रीमेंट किया है उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, चलो जाओ समुंदर में कितना लीटर पानी है वो काउंट करके आओ। अरे ये कैसा अग्रीमेंट हो गया? तो अगर आपने हाँ बोल भी दिया तो ये अग्रीमेंट क्या है? इसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबिलिटी वाले सारे जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं। तो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। तो वो भी है। फिर लैप्स ऑफ टाइम, अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5 साल के लिए, तो 5 साल खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, बाय लैप्स ऑफ टाइम। देन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज ऑटोमेटिकली बाय लॉ, दैट इज बाय डेथ ऑफ पार्टीज, राइट, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, राइट, ये सब चीज। फिर बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर पार्टीज ने क्या किया है? ब्रीच किया है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। फिर बाय रेमिशन, व्हाट इज रेमिशन? देखो, अगर एक पार्टी ने लेसर अमाउंट एक्सेप्ट करके, मतलब डिस्काउंट देके, समझो एक पार्टी को दूसरे पार्टी से 1 लाख रुपए लेना था, लेकिन उसने उसको ऑफर दिया कि भाई 1 लाख रुपए तो मुझे कब देने वाला है? तो उसने बोला ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, 2 महीने बाद की बात हुई है, तो 2 महीने बाद दे दूंगा। समझ रहा है? लेकिन इसको पैसा अभी चाहिए, तो इसने क्या ऑफर दिया इसको कि इफ यू पे मी राइट नाउ तो आई विल टेक ओनली 90,000। 1 लाख के बदले कितना लूंगा? सिर्फ 90,000 लूंगा। देता है क्या? बोल। तो इसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया एंड 90,000 पे कर दिया। तो मुझे बताओ, क्या इस पार्टी ने लेसर अमाउंट एक्सेप्ट किया? हाँ, लेसर अमाउंट एक्सेप्ट किया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे पता है? रेमिट हो गया ये, रेमिट, रेमिट, रेमिशन मींस टू रेमिट, मींस एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर अमाउंट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो बताओ, एक बार अगर 1 लाख के बदले 90,000 एक्सेप्ट हो गया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। लेसर अमाउंट ले लिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सो रेमिशन इज ऑल्सो द रीजन। एंड लास्टली, व्हेन the promisee refused to provide reasonable facility required for performance of contract। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोमिसर है वो परफॉर्म करने के लिए तैयार है, अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन सामने वाला जो पार्टी है, प्रोमिसी, वो क्या कर रहा है? वो इसको परफॉर्म करने से रोक रहा है। क्या कर रहा है? परफॉर्म करने से रोक रहा है। क्यों? क्या 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 करके वो रोक रहा है? ही इज नॉट अलाउिंग हिम टू परफॉर्म। समझ रहा है? तो अगर वो इसको परफॉर्म करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ किया था लेकिन फिर भी रोक रहा है। जैसे मैंने बोला था कि मैं आके आपका घर पेंट कर जाऊंगा, मैं आया पेंट करने को, लेकिन तुम घर बंद करके बैठे हो, नहीं खोल के दूंगा, बिना घर खोले पेंट करके बता। अरे ऐसे कैसे बताएगा? घर ओपन करके तो दे, तो पेंट करेगा ना। सो प्रोमिसर इज रेडी टू परफॉर्म, बट आप क्या कर रहे हो? मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो विच इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस। तो वहीं पे अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है। तो ऑल दीज आर द पॉइंट्स, राइट। सर क्यों बताया ये टॉपिक? बिकॉज एग्जाम में आया है। देखो, अगस्त 2020 क्या पूछा है? ए ब्रॉट अ स्कूटर फ्रॉम बी विद अ कंडीशन दैट इफ its working is not found satisfactory, he will return it within 10 days. Okay. And then what happened? He was not satisfied with the performance of scooter and returned to be within 10 days. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डैश। आप समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे तो अग्रीमेंट ही हुआ था कि भाई अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं 10 दिन में लौटा दूंगा। तो अग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था, राइट। तो उसको अच्छा नहीं लगा तो उसे रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? अब खत्म हो गया। किस वजह से? बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। बिकॉज दोनों ने ऑलरेडी पहले एग्री किया था। समझ रहे हो? एग्री किया था कि हम क्या करेंगे, अगर पसंद नहीं आएगा तो हम रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न कर दिया। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स आपको पता है व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? चलो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है पता है आपको? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस मे हैपन, मे नॉट हैपन। सर क्या बोल रहे हो? हाँ, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी परफॉर्मेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सर क्या बोल रहे हो? हाँ, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इंश्योरेंस ले लिया, यस, मैंने क्या कर दिया? मैंने इंश्योरेंस ले लिया, दैट मीन्स आई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने उनसे ले लिया फायर इंश्योरेंस,
ठीक है। अब बच्चा लोग इसमें बताओ, इंश्योरेंस फ्री में मिलेगा? नहीं, मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा, हाँ, पैसा देना पड़ेगा, हाँ। सो कहने से पैसा देना इज माई ड्यूटी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, पैसा देना इज माई ऑब्लिगेशन, राइट? यस। तो मैंने तो मेरी परफॉर्मेंस कर ली, मैंने तो पैसा दे दिया। लेकिन व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है फ्रेंड्स, वो क्लेम का पैसा देना है, राइट? तो आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी की परफॉर्मेंस मे हैपन, मे नॉट हैपन। यस, आपको समझ आ रही है बात? इंश्योरेंस कंपनी की परफॉर्मेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है किस पर? फायर पर। अगर आग सच में लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसा देगा, अगर आग नहीं लगी तो नहीं देगा। समझ रहे हैं? तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो टोटली कंडीशनल है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी विल परफॉर्म इफ अ फायर टेक्स प्लेस, नो फायर नो परफॉर्मेंस। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दैट इज द मीनिंग, राइट? यस, एंड ऑब्वियसली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की पहचान क्या है कि हमेशा ये इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कंडीशनल होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलवेज इट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। तो ऑलवेज इसका दूसरा नाम ही है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड होनी चाहिए किसी ऐसे इवेंट पर जो इवेंट अनसर्टेन हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे फायर, इस इवेंट पर परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, राइट? तो आग लगेगी, क्या ये बात पक्का है? नहीं, इवेंट अनसर्टेन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो इवेंट हैज टू बी अनसर्टेन। फिर ये जो इवेंट है ना वो होना चाहिए कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इवेंट मस्ट बी रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मुझे बताओ, मैंने फायर इंश्योरेंस लिया है, तो क्या फायर इंश्योरेंस और जो इवेंट है, इवेंट क्या है? फायर, क्या फायर का फायर इंश्योरेंस से कोई कनेक्शन है? ऑब्वियसली है। तो इवेंट इज रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो होगा। जैसे इफ आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको क्या करूंगा? फूड ग्रेन्स डिलीवर करूंगा इफ देयर इज गुड रेनफॉल दिस ईयर। तो बताओ, क्या मैं आपको फूड ग्रेन्स दूंगा? ये बात पक्का है? नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? रेनफॉल पे। रेनफॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इवेंट इज अनसर्टेन। क्या रेनफॉल का और क्रॉप्स का कोई कनेक्शन है? तो इवेंट मस्ट बी रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, वेरी सिंपल। एंड ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सारे एसेंशियल एलिमेंट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो सेटिस्फाई होने चाहिए, राइट? सो ये मीनिंग हो गया फ्रेंड्स। लेकिन एग्जाम में आया था जैन 22 में, क्या पूछा है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जांपल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इंश्योरेंस वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑब्वियसली क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इजी? यस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। ये क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब पता है क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर इज समथिंग विच लीड्स टू ऑफर। यस, इनविटेशन टू ऑफर इज अ स्टेप बिफोर ऑफर। जैसे कोई दुकान में होर्डिंग बोर्ड लगाया है 50% ऑफ, क्या ये ऑफर है? ये बोर्ड लगाना ऑफर है? बोर्ड लगाना ऑफर नहीं है, बोर्ड लगाना एडवर्टीजमेंट है, ठीक है? तो ये जो बोर्ड लगाया है फ्रेंड्स, ये बोर्ड लगाना, सामान को डिस्प्ले में रखना, ये सब क्या होता है? ये इनविटेशन टू ऑफर होता है। बोर्ड लगाया वो इनविटेशन टू ऑफर है, याद रखना। ऑल एडवर्टीजमेंट्स आर इनविटेशन टू ऑफर। ऑल एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं? इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। बात समझ में आया? यस, एवरीबडी अंडरस्टूड? हाँ। तो बोर्ड देखा हमने दुकान में लगा हुआ है, वो बोर्ड देखकर हम क्या करेंगे? दुकान के अंदर जाएंगे। बोर्ड लगाना क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। ऑल एडवर्टीजमेंट्स आर इनविटेशन टू ऑफर। बोर्ड लगा, उसके बाद हम दुकान में गए और हमने दुकानदार को बोला, ये दुकानदार मेरे को ये सामान बेचेगा क्या? दिस इज एन ऑफर। समझा आपको? मैं दुकान में क्यों गया? बोलो, दुकान में क्यों गया? मैं दुकान में गया बोर्ड देखकर। सो दैट वाज इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर इज समथिंग विच लीड्स टू ऑफर। जिस चीज के वजह से ऑफर हो वो चीज क्या होती है? वो चीज इनविटेशन टू ऑफर होती है। बात समझ में आया? सो इनविटेशन टू ऑफर, उसके वजह से क्या हो गया? ऑफर हो गया। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया है, गवर्नमेंट के जो टेंडर की नोटिस आती है, रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट्स, रेलवे का टाइम टेबल, रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड, ऑक्शन की नोटिस, ये सब इनविटेशन टू ऑफर एडवर्टीजमेंट्स है।
इस चीज के वजह से क्या होता है, हम ऑर्डर देते हैं। तो ये जो हम करते हैं वो क्या होता है, हमारा ऑफर होता है। वो एक्सेप्ट ना करे उसकी मर्जी, लेकिन ऑफर इज डन बिकॉज ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, जैन 22 फिर से क्या बोला है, यू रिसीव एन एडवर्टीजमेंट अलॉन्ग विथ योर मॉर्निंग न्यूज पेपर दैट अ पर्टिकुलर शॉप इन योर लोकेलिटी इज प्लानिंग टू अरेंज फॉर एन ऑक्शन ऑफ देयर एंटीक ज्वेलरी। यस, ये दुकान जो है आपके लोकेलिटी में वो एक एंटीक ज्वेलरी का ऑक्शन कर रहा है, ऐसा आपको एडवर्टीजमेंट बोल दिया, मतलब क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है कि नहीं। यस, यू डिसाइड टू विजिट द शॉप, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर डैश। कम ऑन, क्या है ये, ऑब्वियसली दिस इज एन एडवर्टीजमेंट जो आपको मिली है। एडवर्टीजमेंट जो मिली है वो क्या है, एडवर्टीजमेंट इज योर इनविटेशन टू ऑफर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ऑल टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, प्रोस्पेक्टस आपको मिले या जो भी है वो सब क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है। ठीक है, फिर आता है अग्रीमेंट्स डिक्लेयर्ड एज वॉइड। क्या है ये, चलो देखते हैं। सो बच्चा लोग, ये जो टॉपिक है इसमें क्या बोला है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स है, पांच ऐसे अग्रीमेंट्स है जिसको लॉ ने डिक्लेयर करके रखा है एज वॉइड। समझ में आई बात। यस, कौन कौन से है वो अग्रीमेंट, ये कौन कौन से, ये पांच देख रहे हो आपके सामने। ये पांच अग्रीमेंट्स क्या है, डिक्लेयर्ड एज वॉइड है। तो फ्रेंड्स, आप अगर कर रहे हो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो याद रखना कहीं आपसे ऐसा वाला अग्रीमेंट ना हो जाए जो ऑलरेडी क्या हो, डिक्लेयर्ड एज वॉइड हो। यस, बिकॉज अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट क्या है, डिक्लेयर्ड एज वॉइड नहीं होना चाहिए। आप जो अग्रीमेंट कर रहे हो, याद रखो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, तो प्लीज मेक श्योर आपसे कहीं ऐसा वाला अग्रीमेंट ना हो जाए जो ऑलरेडी क्या है, डिक्लेयर्ड एज वॉइड है। देखो पांच आपके सामने है। फर्स्ट वन इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। यस, ये पांच जो है ना, ये है आपका सेक्शन 26 to 30, 26, 27, 28, 29, 30, 5 पॉइंट्स। ओके, तो फर्स्ट जो है अग्रीमेंट, क्या है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। व्हाट इज रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, तो कोई भी अग्रीमेंट अगर किसी को क्या कर रहा है, मैरिज के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, सच एन अग्रीमेंट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। यस, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता तुम्हारी एंजल प्रिया से मिलने के लिए, क्योंकि अगर अग्रीमेंट हो गया रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज तो इट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड। दूसरा, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। कोई भी अग्रीमेंट किसी को भी ट्रेड करने से भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई अग्रीमेंट आपने किया है जो किसी को रोक रहा है बिजनेस करने से, तो वो भी क्या हो जाएगा, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मतलब इट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड। हावेवर आपको पता है इनके एक्सेप्शंस भी है, लेकिन वो आप सीखोगे एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, चलो आगे क्या है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। मतलब अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें हम किसी को रोक रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फ्रॉम टेकिंग लीगल एक्शन, सच अग्रीमेंट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ठीक है, फिर है अग्रीमेंट विच इज अनसर्टन। यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑयल डीलर हूं, मैं ऑयल बेचता हूं, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपने मुझे एक ऑफर भेजा, आपने मुझे बोला डियर सर प्लीज सेंड ऑयल, आपने ऐसा मुझे मेल भेजा, डियर सर प्लीज सेंड ऑयल, थैंक यू, बस ऐसा भेज दिया। ये क्या होता है, डियर सर प्लीज सेंड ऑयल, ये क्या ऑयल, कितना भेजू, 1 लीटर, 5 लीटर, 10, और कौन सा भेजू, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, कौन सा कुछ बोला ही नहीं, सेंड ऑयल, क्या ट्रक भर के भेज दूं घर में, नहाओगे तेल से, कुछ बताया ही नहीं, आपने सिर्फ ऑफर दे दिया। आपको पता है मैंने क्या लिखा, मैंने भी लिख दिया ओके, मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, तो अग्रीमेंट हो गया। यस, लेकिन मेरे को बताओ इस अग्रीमेंट में क्या ये पार्टी को इस बात की क्लैरिटी है कि कौन सा ऑयल देना है, नहीं, कितना देना है, नहीं, कौन से क्वालिटी का, नहीं, क्या आपको क्लैरिटी है कितना पैसा देना है, नहीं। तो हमारे बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ है, वो क्या है, टोटली अनसर्टन है, ये भी क्या है, डिक्लेयर्ड एज वॉइड। एंड लास्ट आता है वेजर अग्रीमेंट्स, दैट इज शर्त लगाने वाले जो अग्रीमेंट्स होते हैं, बेटिंग वाले, वो भी डिक्लेयर्ड एज वॉइड होते हैं। लेकिन हाउएवर कोलैटरल टू वेजर इज एब्सोल्युटली वैलिड। शर्त लगाने वाले जो अग्रीमेंट्स है वो क्या होंगे, डिक्लेयर्ड एज वॉइड, लेकिन जो उससे कनेक्टेड अग्रीमेंट्स होते हैं वो वैलिड होते हैं।
ठीक है, सो ये अपना था टॉपिक। क्यों समझा रहे हो सर? अरे बिकॉज एग्जाम में आया है, देखना देखना नवंबर 21 में आया था। तो चलो करते हैं बच्चों, क्या है? एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, agreements meaning of which is not certain capable of being made certain are said to be dash। क्या लगता है आपको बच्चा लोग, क्या होने वाला है यहाँ पे? जिस अग्रीमेंट का मीनिंग क्या है, अनसर्टन है, वो क्या होगा? तो अभी अभी हमने किया था अग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया वो ऑयल वाला। तो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द अग्रीमेंट विच इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड। बात समझ आ रही है? यस, सो दैट इज द क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, दैट इज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चा लोग? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है। ये रिश्ता कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है। यहां पे पता है क्या है? जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, दो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, दे आर लाइक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। इनका कोई इंटेंशन भी नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने का, फिर भी हो जाता है। कैसे? लॉफुल ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन विच अ पर्सन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। फिर भी उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जैसा बर्डन आ जाता है जो उनको परफॉर्म करना पड़ता है। एंड यहाँ पे आपको पता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स है, जैसे कंसिडरेशन होना जरूरी है, मैंने आपको बोला, अदरवाइज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज का लीगली कंपीटेंट होना जरूरी, वो सब इधर जरूरी नहीं है। नो एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। समझा क्या? यस। एंड यहाँ पे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें 5 कॉसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बोले हैं, मतलब 5 ऐसे सिचुएशंस दिए हैं विच इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। यू कैन सी सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, फिर आप देख रहे हो पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, लायबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेचुशियस एक्ट, फाइंडर ऑफ गुड्स, मिस्टेक ऑफ कोएरिशन। मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको फाइंडर ऑफ गुड्स का। ठीक है, ये पांचों भी आप लर्न कर लेना पॉइंट्स, अगर एग्जाम में आया इसमें से कौन सा वाला कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर आप ऑप्शन में इनमें से कुछ भी देखोगे तो इट इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और भी डिटेल में बात होने वाली है, एग्जीक्यूटिव में मिलेंगे वेरी सून, लेकिन एक बार देखते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में। ठीक है, चलो क्या हुआ, मैं एक बार रास्ते से जा रहा था, ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार ना रास्ते से जा रहा था, तो मुझे पता है अचानक क्या मिला रास्ते से, मुझे ना मिला एक डायमंड। मुझे रास्ते से क्या मिला फ्रेंड्स? डायमंड मिला। यस, इतना बड़ा डायमंड मिला। तुम्हें कभी कुछ मिला? मुझे डायमंड, तुम्हें 10 का नोट मिला होगा, मुझे पता है, 100 कहाँ 100 का, ठीक, मुझे डायमंड मिला, डायमंड, समझ रहे? बेस्ट डायमंड मिला। अब मुझे डायमंड मिला तो क्या मैं इस डायमंड का ओनर हो गया? मैं तो बना फाइंडर, मैं हूं फाइंडर ऑफ गुड्स। आई एम नॉट द ओनर ऑफ गुड्स, आई एम द फाइंडर ऑफ गुड्स। एंड याद रखना, फाइंडर ऑफ गुड्स इज नेवर द ओनर ऑफ गुड्स। ठीक है, इनफैक्ट लॉ में तो फाइंडर ऑफ गुड्स के कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि उनका ड्यूटी बनता है टू टेक केयर द गुड्स, नॉट टू यूज द गुड्स, सब ऐसे ड्यूटीज है, राइट्स भी है, सब रूल्स हैं इसके। ठीक है, तो मैं फाइंडर ऑफ गुड्स बन गया। अब ये गुड्स मैंने मेरे घर पे रख दिया, डायमंड मैंने मेरे घर पे रख दिया। अब अचानक कौन आया? अब आया रियल ओनर। रियल ओनर आ गया, आरओ मतलब रियल ओनर आया, डायमंड का जो रियल असली मालिक जो है वो आ गया। अब मुझे बताओ, क्या मुझे डायमंड लौटाना पड़ेगा? वो प्रूफ लेकर आया है कि डायमंड उसी का है, कम ऑन, क्या मुझे डायमंड लौटाना पड़ेगा? क्या मेरे ऊपर कोई लॉफुल ऑब्लिगेशन इंपोज होगा? क्या मुझे डायमंड लौटाना पड़ेगा? तो आंसर इज यस। क्या आई एम बाउंड टू रिटर्न द गुड्स? यस। क्या आई एम बाउंड टू डू दिस? यस, आई एम बाउंड टू रिटर्न द गुड्स। अगर मैं नहीं लौटाएगा तो कैन ही स्यू मी? आंसर इज यस, ही कैन स्यू मी। आपको पता है ये जो बर्डन मेरे ऊपर आया है ये क्या है? दिस इज अ कॉसी, दिस इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। मतलब सर, अब देखो मुझे बताओ, आपके ऊपर ऐसा बर्डन कब आता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा? अगर नहीं करोगे तो सामने वाला स्यू कर देगा। ऐसा बर्डन आपके ऊपर कब आता है? बताओ चलो। ऐसा बर्डन आपके ऊपर तब आता है जब आप क्या करते हो? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो। व्हेन यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तब यू आर बाउंड टू परफॉर्म योर ऑब्लिगेशन। इफ यू डोंट परफॉर्म, कैन अदर पार्टी स्यू? यस।
आपको पता है यहां पर भी ऐसा ही हुआ है कि ये मैं फाइंडर ऑफ गुड्स, आई एम बाउंड टू रिटर्न द गुड्स, इफ आई डोंट रिटर्न कैन रियल ओनर स्यू मी? यस। तो हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट जैसा। अच्छा मेरे को बताओ, क्या मेरे और रियल ओनर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू ऑफ अस, देयर इज नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट जैसा बर्डन आया है कि ये करना पड़ेगा, नहीं किया तो पार्टी कैन स्यू। समझा क्या? तो आपको पता है ये मुझे जो ये करना पड़ेगा, ये क्या है? मेरा कॉसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। आई एम बाउंड टू डू दिस, इफ आई डोंट डू इट पार्टी कैन स्यू। देयरफॉर ये जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? सो आप अगर ये देखोगे तो यू हैव टू मार्क दिस एज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, फाइंडर ऑफ गुड्स और एनी फोर ऑफ द अदर्स। तो बच्चा लोग ये भी क्यों सिखाया? बिकॉज एग्जाम में आया है। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज रिलेटेड टू कॉसी कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? बताओ इसमें से कौन सा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट, फाइंडर ऑफ गुड्स, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट? ऑब्वियसली आंसर इज फाइंडर ऑफ गुड्स। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। बात समझ में आई फ्रेंड्स? तो ये जो हमारा रामबाण सीरीज का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। बट आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। और टॉपिक्स क्यों था, क्या था? अरे काम की बात थी, बिकॉज एग्जाम में आया है। समझ में आ रहा है? सर क्यों बनाया ये वीडियो, क्यों हो रहा है ये रामबाण सीरीज, क्यों जेके शाह क्लासेस रामबाण सीरीज ला रहा है? बिकॉज आप बताओ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है बच्चों की खुशी। इंपॉर्टेंट क्या है? बच्चों की खुशी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? लिखो कमेंट में। कम ऑन, मुझे बताओ इंपॉर्टेंट क्या है, कमेंट में लिखो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट राइट थैंक यू। वी डोंट वांट फीस, वी वांट योर थैंक यू। राइट? तो कमेंट्स में लिख देना। मिलते हैं वेरी सून सीएस एग्जीक्यूटिव में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।